नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो नरसंहार और क्रूरता वहां आतंकियों ने दिखाई, उसका बदला भारत ने ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों पर आज स्ट्राइक की। इस बार तो भारत ने सीधे सांप के बिल पर प्रहार किया है। 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रात 1:05 से 1:30, यानी कि 1:05 से 1:30 बजे के बीच महज 25 मिनट में ही 9 जगहों पर 24 अलग अलग आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने ठीक रात 1:50 पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश से साझा की और बताया कि पाकिस्तान की किसी भी आर्मी सेंटर को निशाना नहीं बनाया गया है, किसी भी सिविलियन ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। एक एक करके आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया और उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इतने सालों तक सबूत मांगते आए थे, उनके लिए यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस बार पूरे ऑपरेशन का एक एक सबूत रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वो यहां से हो या फिर वहां पाकिस्तान के ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने जो वीडियो बनाया। सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि 5 स्ट्राइक पीओके के अंदर और 4 हमले पाकिस्तान के ठिकानों में किए गए हैं। ये 9 ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के अलग अलग कैंप थे। इनमें मुजफ्फराबाद का वो सवाई नाला का कैंप भी शामिल है, जहां सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो वो पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह को पहुंचाया है। वही मरकज सुभान अल्लाह जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो नेशनल हाईवे 5 पर 15 एकड़ में फैला हुआ है, और ये वही मरकज है जहां पाकिस्तान के युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंक की राह पर भेजा जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ब्रेन वॉश किया जाता था। यही 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। यही जैश के बड़े नेताओं के घर हैं और 600 से ज्यादा आतंकी यहां रहते थे। 2022 तक मौलाना रफीकुल्लाह यहां का मेन ट्रेनर था, लेकिन रात की स्ट्राइक के बाद मरकज की स्थिति देखें, यह आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, कैसे यहां भारी नुकसान हुआ है। पूरी जो मस्जिद है, जो मरकज है, उसको बिल्कुल मलबे में बदल दिया गया है। यहां तक कि इस बार नुकसान सिर्फ इमारत का ही नहीं है, चोट सीधे जैश के सरगना मसूद अजहर के दिल पर लगी है। भारत के अटैक ने मसूद अजहर की कमर तोड़ दी है। तभी तो एक चिट्ठी लिखकर उसने खुद ये जाहिर किया। आप सोचिए, मसूद अजहर आज रो रहा है, खुद कह रहा है कि इस हमले में उसके परिवार के 10 लोग और 4 करीबी गुर्गे यानी कि जैश कमांडर मारे गए हैं। इस हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन, बहनोई, भतीजा, उसकी पत्नी, भतीजी और 5 बच्चे मारे गए। उसने खुद अपने परिजनों को खोने के गम में कहा है कि काश मैं भी इन 14 लोगों में शामिल होता, लेकिन शायद अल्लाह से मिलने का वक्त तय है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने मुकम्मल किया है, उसके बाद अड़ी के सवाल बिल्कुल सीधे है, क्या ये पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है? जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि इस बार ना सिर्फ आतंकी बल्कि उनके ट्रेनर और सरगनाओं को उनके ठिकानों में ढूंढ कर मारा गया है, जिसकी कोई कल्पना भी किसी ने आज तक नहीं की होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या होगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या पिक्चर अभी बाकी है? रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल दत्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तस्वीरें देखिए जो बहावलपुर से आ रही हैं, जैश-ए-मोहम्मद का जो मरकज़े सुभान अल्लाह है, क्या ये अभी तक का जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सबसे बड़ा हमला मान सकते हैं? हाँ पद्मजा, सुभान अल्लाह। जो भारत ने प्रण लिया था, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला था कि हम पहलगाम हमले में लिप्त किसी भी टेररिस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके प्लानर को, उनके एबेटर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उनको मिट्टी में मिला देंगे। उनका जो प्रण था वो आज उसको हमने कामयाब बनाया है और ये शुरुआत है।
ऑपरेशन सिंदूर आज नहीं, ये 22 तारीख से ही चालू हो गया था, जब सबसे पहले भारत ने और प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि पाकिस्तान के साथ सिंदूर जल संधि को सस्पेंड किया जाता है, पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड बंद किया जाता है, पाकिस्तान के साथ सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओवर फ्लाइट्स है, हार्बर फैसिलिटीज़ हैं, सब के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। और उसके साथ साथ लगातार डिप्लोमेटिक हमारा जो इनिशिएटिव था और जो हमने पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी, और इसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आने लगे कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तो भारत ने तो कभी बोला नहीं था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हमने तो बोला था हम उनके टेरर और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। पर जनरल दत्ता, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मरकज पर हमला किया गया है, जो टेरर कैंप है वो तो अभी भी इंटैक्ट है ना, वहां पर अभी भी आतंकी पल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आतंकी तो हर एक घर में पल रहा है, तो उसका कोई हमें परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ भी ये ऑर्गेनाइज होके आएंगे, इकट्ठे होंगे, आज के बाद ये जहाँ भी इकट्ठे हुए इनको हम मारेंगे। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, रोहन गुप्ता, ये भी मान सकते हैं आगे ऐसी और भी कार्रवाई होगी। देखिए बिल्कुल, ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि इस बार सरकार सिर्फ रिएक्शन के, सेना या सरकार सिर्फ रिएक्शन के मोड में नहीं है, फुल एंड फाइनल के सेटलमेंट के मोड पे है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली 7 पुश्तों तक पाकिस्तान या उसकी सेना या उसके त्रासवादी आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत की ओर नज़र उठा के देखे। उनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं है। भारत कल ही चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमको मालूम है हमारी कुछ जिम्मेदारी थी, पर जिस सटीक तने से, मैं प्रिसाइज वर्ड यूज करूंगा, हमारी आर्मी ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है कि किसी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं। जो लोग देश में बैठ के सबूत मांग रहे थे उनके लिए भी उनका भी मुंह आज बंद है। देश के बाहर बैठ के जो आक्षेप कर रहे थे उनका भी मुंह बंद है, क्योंकि भारत ने आतंकवाद पे वार किया है, कोई सिविलियन पे वार नहीं किया। आज सारे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, आज हमारी विदेश नीति की भी जीत है, कूटनीति की भी जीत है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां पे पाकिस्तान एक उल्टा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया, पूरी तरह से विफल हुआ और पूरा विश्व भारत की इस कार्रवाई के साथ में है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क पूरे विश्व ने। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है, खाड़ी मुल्क जो है उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है। इसके पहले ऋषि सुनाक जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ब्रिटेन के, उन्होंने साफ साफ तौर पर बोला है कि कोई भी देश आतंकी हमले ऐसे सहन नहीं करेगा। अपनी आत्मरक्षा में भारत को ऐसे हमले करने का पूरा पूरा अधिकार है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो साफ कहा है कि भारत जो भी जरूरत होगी वो कदम उठाएगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, क्या पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि आज उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी वो हुई, उसमें सबके वैसे चेहरे काफी उतरे हुए थे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 14 दिनों में शायद जितने टीवी इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ ने दिए हैं शायद ही किसी ने दिए होंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करते कब है? वो टीवी इंटरव्यू ज्यादा देते हैं। खैर, आज जब उनकी मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, उन्होंने स्टेटमेंट जो रिलीज किया उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। हमने एक ओपन हैंड दिया है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। क्या मतलब निकालें? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने हाईलाइट करी है और उसमें है कि पाकिस्तान ने क्या करा या क्या करेगा। मैं आपको सिलसिलेवार गिनती गिनवा देता हूँ। शुरुआत करी कहाँ से कि नहीं जी हमारा इसमें कहीं नाम नहीं है, ये आपका फॉल्स फ्लैग है। मुझे समझ नहीं आया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक वो फॉल्स फ्लैग जो था पाकिस्तान वाला क्यों जलाया जा रहा था। बट फिर भी चलिए, पाकिस्तान सीखेगा नहीं इस बात से। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्या किया तैयारी। उन्होंने तैयारी करी कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सारे नुक्कड़ पर लगाए, चौराहे पर लगाए। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, हम 40 साल से 30 साल से हम आतंकवाद को पाल रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आतंकवाद आपके यहाँ है। एक और मिनिस्टर ने क्या कह दिया, अगर इसमें पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। वो थे भुट्टो साहब। तो ये भी तैयारी है एक तरीके से। एक और ने कहा कि हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर पर स्टेट ऑफ द आर्ट चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी उसके बावजूद हम अपनी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, अपने खुद के लिए भी और किसी के लिए भी, टोटल बैन जिसको बोलते हैं। ये उनकी तैयारी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप अब बोल रही है ना, जो मीटिंग हुई है जहाँ बोला गया है, मीटिंग में बचा क्या? अब तो सिर्फ मातम मनाया जा सकता था जो उनके चेहरे पर दिख रहा था। दूसरी बात, मुल्ला मुनीर के चेहरे को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि सवेरे सवेरे उन्होंने अपने को 4-5 थप्पड़ मारे हैं, क्योंकि उनके गाल सूजे हुए थे।
आप वो फोटो को थोड़ा नजदीक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। सिवाय शहबाज शरीफ के वहां कोई बोला ही नहीं, क्योंकि जो बोलता फिर उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती। तो ले देकर एक छोटी सी स्टेटमेंट निकाल दो। तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो आपको एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं कि दूसरे को गिरकर देखकर सीखने वाला समझदार होता है, जो खुद गिरकर सीखता है वो बेवकूफ होता है, जो बार बार गिरकर भी नहीं सीखता वो पाकिस्तान होता है। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पाकिस्तान के खून में बदली नहीं आएगी। उसका खून एंटी इंडिया था, है और रहेगा। और देखिए, हम कह रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है? भारत फिर से कर सकता है आतंकियों के ठिकाने पर हमला। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, पाकिस्तान की किसी कार्रवाई का पुरजोर तरीके से भारत जवाब देगा। आतंकी ठिकानों पर हमले करता रहेगा भारत। पाकिस्तान को सबक सिखाना भारत का मकसद है और हमले से पहले भारत को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। एयर कॉमोडोर बहल, अगर अभी आपने मुरीदके में कर दिया अटैक, बहावलपुर में कर दिया, और वो सारे जो आज के विजुअल्स हैं, एक बार फिर से सारे दिखाइए। अगला टारगेट क्या हो सकता है? एक तो आप, क्योंकि आपने इतनी करीब से देखा है किस तरीके से जंग की जाती है, कैसे हमारी एयरफोर्स काम करती है, आगे क्या प्लान होंगे, क्या टारगेट होंगे, और आज जो हमें ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आखिर ये हमला किया कैसे गया? क्योंकि हम तो सिर्फ कुछ ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है इन तस्वीरों का? वो 8 विंडो दिखाइए प्लीज। देखिए, इसके अंदर जो अटैक्स आज हुए, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के बाद ये पहला काइनेटिक एक्शन किया गया है। और जैसे कि सभी लीडर बोल रहे हैं और सभी ये संदेश दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमने एक्शन चूज किया वो मल्टीपल स्टेप्स लिए, और साथ में जो एकदम पीओके से लेके, पीओके के अंदर 5 टारगेट थे और 4 टारगेट थे आईबी के एरिया के अंदर, तो यानी कि हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अंदर अटैक्स किए गए। और हमने किस जहाजों का इस्तेमाल किया? हमने सुखोई का किया, मिराज 2000 का किया, हमने इस्तेमाल किया रफाल का, और साथ साथ में हमने ऐसे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जैसे कि स्कैल्प थे या ड्रोन्स थे या फिर बॉम्ब्स थे जो कि प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स थे। तो ये जो मिसाइल्स वेपन सिस्टम्स थे, पाकिस्तान की एयर डिफेंस इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। और जो बड़े बड़े स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर्स ने दिए थे कि ब्रह्मस तक को हम शूट डाउन कर देंगे, अरे जब ब्रह्मस गई थी उनके पास गलती से, तो उसको तब तो शूट नहीं कर पाए, और इस बार क्या करते हैं? और या कोई भी वेपन सिस्टम को कैसे करते? ब्रह्मस भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन मेरा पॉइंट इससे आगे है, हमारा एम 5-10 टेरर कैंप्स को मारने का या खत्म करने का या भ्रष्ट करने का नहीं है। हमारा एम है आतंकवाद को रोकने का, ताकि पाकिस्तान कभी भी उसको एज अ टूल इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए एक अंकुश आना पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर बहुत जरूरी है, जैसे कि आसिम मुनीर या आसिम मलिक। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर जबकि आईएसआई चीफ थे तब पुलवामा हमला हुआ, और आज वो पहलगांव का हमला कर रहे हैं जब वो चीफ है, और उनका जो डिप्टी है जो कि आईएसआई का चीफ है, एनएसए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, मलिक, उसको भी। ये 2 टारगेट है जिनके ऊपर अंकुश, अगर हम इन जनरल्स के ऊपर कुछ नहीं करते तो थोड़े दिन के लिए तो आतंकवाद रुक जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ टेरर कमांडर्स नहीं, अब आर्मी कमांडर्स को टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के खून में है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्टर्स हैं पाकिस्तान नेशन के, और वो लास्ट रिजॉर्ट है पाकिस्तान के पास। और इसके लिए उनको बहुत जरूरी है कि जो अटैक हमने किया है उसको रिस्पॉन्ड करें। और इस अटैक को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो क्या टारगेट, यही तो विडंबना है। हमारे इधर तो कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के यहाँ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, ना ही हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों में ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहां पे अटैक करेंगे वो? ये विडंबना है। अगर वो मिलिट्री टारगेट चूज करते हैं तो हमारे पास लेजिटिमेट क्लेम होगा कि मुनीर को भी मारेंगे और मारेंगे उनके मलिक को भी अगर मौका मिलता है तो। लेकिन अगर वो सिविलियन टारगेट चूज करते हैं जैसे डैम्स हो गए या कोई भी, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है कि हम इससे भी ऊपर प्रतिशोध ले सके। यानी कि आसिम प्लस आसिम की जोड़ी है वहां पर, आसिम मुनीर और आसिम मलिक, क्या वो खिचड़ी पका रहे हैं वहां पे? कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको ख्वाजा आसिफ ने जो आज सुबह सुबह बात कही है वो एक बार सुना दे। रोहन गुप्ता, अभी आप कह रहे थे कि पूरा हिसाब किया जाएगा, अब जड़ तक पहुंचेगा भारत, लेकिन ख्वाजा आसिफ आपसे कुछ अलग ही एक अपील कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं।
तो रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था, जो वहां के रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत बैकआउट कर जाती है, अगर भारत रोक देती है हमले, तो हम भी थोड़ा पीस के नुमाइंदे हो जाएंगे, हम भी पीस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं अब। देखो, एक कहावत है, थप्पड़ मार के गाल को लाल रखना, तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप गिद्दड़ बब की तो बहुत देर ली, उन्होंने 10-12 दिन से देते आ रहे हैं, और फिर भी भारत ने जो अपना काम करना था, सैन्य ने अपना काम कर दिया, तो अभी कहाँ मुंह दिखाए। देखिए पद्मजा जी, हमको इसका कोर इश्यू समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उनकी मजबूरी बन गया था कुछ ना कुछ भारत में करना। जिस प्रकार से उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन थी, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पश्तून की बात करें, अफगानिस्तान का एक तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान की जनता का विश्वास गवा दिया था। हमेशा देखा है हमने, पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान की जनता से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती थी। इस बार वो चला गया था, तो उनकी मजबूरी थी कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे भारत के साथ विवाद हो और पाकिस्तान की जनता का विश्वास उनके ऊपर वापस आ जाए। पर जिस प्रिसीजन से आज भारत ने अटैक किया है, तो उनका जो उद्देश्य था उसमें वो विफल हो गए, क्योंकि वहां पे आज उनके खिलाफ इतना आक्रोश हो रहा है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं उसकी जो कीमत है जनता को, आम आदमी को वहां की भुगतनी पड़ रही है। और हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स में रह चुके हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज एक बहुत जरूरी तस्वीर बहावलपुर से आई, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जनरल दत्ता, फिर आपका रिएक्शन लूंगी। जब एक आतंकी कैंप के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद कई लोग अस्पताल ले जाए गए, जो कि घायल थे, जो कि डेड बॉडीज थी, वो अस्पताल ले जाई गई। वहां पर उनकी खैरियत जानने के लिए कौन पहुंचा? आप सोचिए कि पाकिस्तानी सेना का एक अफसर अपनी वर्दी में बहावलपुर के अस्पताल पहुंचा, जो आतंकी लॉन्च पैड के ऊपर हमला हुआ था, वहां लोगों की खैर खैरियत जानने के लिए। क्या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती है कि एक सीधा कनेक्शन है? अब तो कोई पेट्रनेज की भी बात नहीं है जनरल दत्ता, अब तो मतलब आप उनके एक तरीके से वेल विशर है ना। आप जाकर के देखिए, आप उनकी खैरियत जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं, और वो भी अपनी वर्दी में। जनरल दत्ता, बिल्कुल, देखिए ऐसा है पद्मजा, एक बड़ा नारा चल रहा है पाकिस्तान में, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो इसका नमूना तो उन्होंने खुद ही दिखा दिया। वो तो पाकिस्तान के अंदर लोग बोल रहे थे जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अब इन्होंने हमको बता दिया कि ये जो भारत के अंदर दहशतगर्दी है उसके पीछे भी पाकिस्तान की वर्दी है। तो हमको और कोई सबूत नहीं चाहिए। सर, पाकिस्तान में वर्दी ही दहशतगर्दी है, वो शायद आगे पीछे नहीं है, वर्दी ही दहशतगर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वर्दी का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी का चीफ, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आतंकवाद के अंदर लिप्त है। और जितनी कार्रवाई यहाँ भारत के अंदर हुई है, जितने हमले भारत पे हुई हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। इसके अंदर कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। और हम यहाँ पे बड़े शरीफ लोगों की तरह डोजियर बना के दे रहे हैं जी, ये लश्कर तोयबा, ये हाफिज सईद, ये लखवी। तो ये सब जो तमाशा, ये मुकोटा आज उतर गया। ये मुकोटा के सामने सब नंगे होके खड़े हो गए। ये हमें दुनिया को और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे चल के अभी ये कोई हिमाकत करेगा अगर पाकिस्तान, तो भारत की सेना अब इनको वो एक सबक सिखाएगी, जो ये दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है, उस वर्दी को हम तबाह कर देंगे। वो देखिए वहां पे जो उनके, जिसको हम लास्ट राइट्स कहते हैं यहाँ इंडिया में, वहां पे देखिए कर्नल शैलेंद्र सिंह वहां पर भी सारे वर्दी में मौजूद हैं। जितने लोग बहावलपुर में, जहां पर उनके लिए नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पर सब वर्दी में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर मौजूद हैं। अब तो मतलब इसको कहते हैं ना कि पहले एक वो कोशिश कर रहे थे दुनिया से छुपाने की, अब तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, अब तो खुले में आ गए, सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब तो रिश्तेदार मर गए। अब आप नहीं, ये देखिए, जब इस तरह का फोटो आता है उसका करेक्ट एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। एक वर्दी वाला आदमी वर्दी पहनकर किसी सिविल फ्यूनरल में नहीं जाता, ये मिलिट्री फ्यूनरल है, इसलिए पहनकर आए हैं। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि 9 कैंप के में से 4 या 5 कैंप जो थे वो हेडक्वार्टर थे। हेडक्वार्टर में कौन होता है? पाकिस्तान आर्मी का हैंडलर, पाकिस्तान की आईएसआई का। वही तस्वीर रखिए जो नमाज़े जनाजा। हाँ, अब मैं इसलिए चाहूंगा वो तस्वीर रखें, आपको दिखे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। वहां पर हेडक्वार्टर में और कौन होगा? वो होगा जो ट्रेनर्स हैं आर्मी के और आईएसआई के, ये वो लोग मारे गए हैं भाई। अदरवाइज सिविल फ्यूनरल्स में आर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहनती है।
लेकिन आर्मी, और बाय द वे मौलाना मसूद अजहर तो वो 4 या 5 हैं। मौलाना मसूद अजहर के मरकज में पाकिस्तान आर्मी के लोग क्या तो कर रहे हैं? कलमा पढ़ने के लिए नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तो एक्चुअली मिलिट्री फ्यूनरल है। वो टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8वां बंदा है ये काली ड्रेस वाला, बाकी सारे फौजी हैं। तो ये फ्यूनरल क्या है, सीधे आप गिन सकते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट मिलिट्री पॉइंट है। इनका मिलिट्री का अफसर, मिलिट्री के आदमी उसके अंदर मारे गए हैं। हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, ये वर्दी अपने आप में दिखा रही है कि हम कहाँ के हैं। और इसीलिए आपने देखा वो एक और जगह पर हो रहा था कि वो 50 वर्दियां उतारकर उन जवानों को अंडरवियर में बाहर भेजा जा रहा था। ये तो इनकी इज्जत है। अब आप सोचिए कि वो अपनी वर्दी उतारने को तैयार है। आप हमारे फौज के, दुनिया की किसी की फौज को बोल दीजिए कि अपनी वर्दी उतार दे, वो मर जाएगा, वर्दी नहीं उतारेगा। ये अकेली एक आर्मी है जो अपनी वर्दी उतार लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सो इस आर्मी का कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर ये वर्दी ही टेररिज्म है तो इस वर्दी से लड़ना है अब। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आतंकवादी और उसके आकाओं से हम लड़ेंगे, चाहे कितनी दूर, लंबाई चौड़ाई पूरी पाकिस्तान की नाप लें, गहराई नाप लें, लेकिन हम आपको वहां से निकाल कर मारेंगे जरूर। एक और बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया है, सिर्फ इनको मारा है जो मासूम नहीं थे। जिन्होंने मासूमों को मारा उन्हीं के ऊपर हमने टारगेट किया है। हमने आतंकियों को मारा है, हमने आतंकी कैंप को तबाह किया है और भारत की सेना ने पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। एक बार सुनिए क्या कहा राजनाथ जी। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। और देखिए एयर कॉमोडोर बहल, किस तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। यहां भारत बार बार ये बात कह रहा है कि हमने ना सिविलियन टारगेट्स चुने, ना हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स चुने, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहे थे, एलओसी पर हो रहे थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो रहे थे और आज हैवी आर्टिलरी फायरिंग भी की गई है सीधे सिविलियंस के ऊपर। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके सिविलियन टारगेट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये पूंछ का वीडियो देखिए जहां पर ये पीओजेके से किसी ने रिकॉर्ड करके भेजा है कि कैसे हैवी आर्टिलरी फायरिंग की गई है पूंछ में टारगेट्स के ऊपर। ये किस तरीके का रिटेलिएशन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पद्मजा जी। आपने ये देखा कि कैसे वो फायरिंग कर रहे हैं और बहुत दुख की बात है कि हमारे 12 भारतीय इसमें मैं उनको शहीद ही कहूंगा, शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय पैनिक में है, फियर में है। उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। अब वो हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोर्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेना को भी मौका मिल गया कि हम उनके जितने भी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, लॉन्च पैड्स जो पहले होते थे या फिर जो उनके फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फॉरवर्ड पोस्ट है, उनको हम तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको एक बहुत अहम चीज बताना चाहूंगा।
पाकिस्तान के पास, जैसे कि आपके चैनल ने रिपोर्ट किया था, 4 से 5 दिन से ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं है, उनके पास उतना गोला बारूद नहीं है। 155 मिलीमीटर के 40,000 शेल तो उन्होंने यूक्रेन को दे दिए। 1,72,000 जो BM-21 के रॉकेट्स है वो उन्होंने यूक्रेन को दे दिए। तो इस समय जितना भी वो असला, बारूद, गोला का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ कि हमारे 12 हताहत हुए हैं भारतीय, लेकिन साथ साथ में पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को कमजोर कर रही है और भारत को मौका दे रही है कि हम भी अपनी हैवी आर्टिलरी और मोटर से उनके फॉरवर्ड एरियाज में जितनी भी लोकेशंस है जहां तक हमारी रेंज है उसको खत्म और तबाह और बर्बाद मैं चाहती हूं कि सर उनको वो एमिनेशन चाहिए ही नहीं, आपको पता नहीं है। They don't require this ammunition। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं और आपको प्रूव कर देता हूं, क्योंकि हर चीज का प्रूफ दिया जाता है। उन्हें 155 का एमिनेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है, BMP का एमिनेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एमिनेशन आप रखते क्यों? आप लड़ाई जीतने के लिए रखते हो ना। पाकिस्तान आर्मी कहां जीती है आज तक? सिर्फ एक जगह जीती है, गर्व से कह सकता हूं। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ इलेक्शन जीती है, आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। रिकॉर्ड पर ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात नहीं है, कोई इलेक्शन हारे नहीं है। तो मैं तो इसमें क्रिस्टीन फेयर का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है अमेरिका की, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है उनका स्टेटमेंट है कि रिविजनिस्ट गोल है इनके कश्मीर को लेने के, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि अगर पाकिस्तान आर्मी रेजिस्ट करती हुई दिखती है तो वो ही उनकी जीत है, चाहे वैसे हार जाए, चाहे कितने लोग उनके मर जाए। पाकिस्तानी आर्मी जनरल के लिए भारत के साथ स्टेलमेट हो जाए तो बहुत बड़ी जीत है, पर थोड़ा सा लॉस हो तो वो भी जीत है, लेकिन अगर रेजिस्ट करते हुए भी दिख गए तो वो भी जीत है और कहेंगे हम एक्चुअली जीत गए। इस वक्त अमेरिका कहां खड़ा हुआ है वो हम आपको 2 सेकंड के लिए सुनवाएंगे, 2 सेकंड में सुनवाएंगे, लेकिन रोहन गुप्ता आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आज पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। जो भी आपने तस्वीरें दिखाई, भारत ने बहुत क्लियर कट अपना स्टेटमेंट दिया। वो अस्पताल की तस्वीर एक बार दिखाई है। और एक जो भारत ने बहुत क्लियर कट कहा कि हमने सिर्फ त्रासवादी आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया, उसका पूरा डोसियर 9 जगह का पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया। अगर उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की सरकार और उनकी आर्मी अगर इनके साथ खड़ी है तो ये तो एक्सपोज हो गए कि वो आतंकवाद के साथ है। उनके पास इंटरनेशनल मंच पे कुछ बोलने के लिए नहीं। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आज की जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं है, कूटनीति की जीत है। जिस प्रकार से भारत ने हर देश को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, यूएनएससी जो काउंसिल है उसको भी उन्होंने ब्रीफिंग किया। आज पाकिस्तान कौन से मुंह से रिटेलिएशन करेगा? उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। चीन हो या जो भी उसके साथी देश हैं, उनके पास भी कोई लॉजिक नहीं है कि इस रिटेलिएशन में पाकिस्तान को साथ दे। तो मुझे लगता है एक बहुत सोची समझी एक जिम्मेदार देश की तरह से पूरे देश की आर्मी हो, हमारी विदेश नीति हो, कूटनीति हो, पूरी टीम इंडिया है, वो सरकार की बात करें, जनता की बात करें, सेना की बात करें, जो मिलकर जो मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए रिटेलिएशन करना बहुत मुश्किल, गिदर दबकी तो पहले ही देता है, क्योंकि अब तो वैसे भी आरंभ जो हुआ है, अंत तो हमको करना ही है। अगर इन्होंने थोड़ी भी हिमाकत भी की तो हम तो पूरी तरह से तैयार है। और कह दिया, डोवाल जी ने कह दिया, हमारे राजनाथ जी ने कह दिया कि अब हम सहन नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द इंडिया व्हिच विल टॉलरेट दिस न्यूसेंस ऑफ। और अमेरिका का रुख क्या है, ये साफ शब्दों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पिछले हफ्ते ही बता दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत को आत्मरक्षा का हक है, भारत को टारगेटेड स्ट्राइक्स करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान का क्या रुख होना चाहिए वो भी उन्होंने साफ साफ बोला था। एक बार खुद सुन लीजिए। तो जनरल दत्ता, एक तरीके से जो पूरी स्क्रिप्ट है पहले ही जेडी वैंस ने बता दी है कि भारत को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमने अपने स्टेटमेंट पर साफ साफ बोला है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को हिट किया है। फिर जेडी वैंस ने बोला कि पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद टेरर आउटफिट्स बीइंग हंटेड डाउन व्हिच समटाइम्स फाइंड शेल्टर ऑन देयर सॉइल। मतलब आपके देश के अंदर जो भी आतंकी ठिकाने हैं उनको खत्म करने में आपको सहयोग देना चाहिए, जीपीएस लोकेशन देनी चाहिए, ऐसा है कि जीपीएस लोकेशन देनी चाहिए, गाइड देना चाहिए। क्या सर, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। पाकिस्तान को हम कहेंगे कि वो शेरपा भेजे हमारे साथ, ये तो ज्यादा हो जाएगा। पद्मजा, जो जेडी वैंस ने बोला है वो उन्होंने बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी क्लियर डिक्टेट करी है। उन्होंने बोला कि भारत को टेरर का ऊपर स्ट्राइक करने का पूरा हक है और उनको वो टारगेट सही तरीके से चुनने चाहिए और इस प्रकार चुनने चाहिए कि वो एक रीजनल जंग के अंदर कन्वर्ट ना हो जाएं। और साथ साथ में पाकिस्तान की ये जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान उस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करे और सहयोग दे। अभी भारत ने क्या किया है?
हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं स्ट्राइक किया, हमने कोई पाकिस्तानी सिविल टारगेट नहीं स्ट्राइक किया, हमने टेरर कैंप पे स्ट्राइक किया है। तो हमने क्या बड़ा सिलेक्टिव ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान को चाहिए कि जो बचे कुछ और वहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप है उनको भी ख़त्म कराए, हमें और बताए कि यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी बम मार दीजिए आप। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई मिलिट्री रिस्पांस किया हमारे इस एक्शन के खिलाफ तो वो रीजनल जंग में कन्वर्ट होगा। अगर वो रीजनल जंग में कन्वर्ट होगा तो फिर वो अमेरिकन डिक्टेट के खिलाफ होगा, उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी पाकिस्तान के ऊपर होगी और भारत के ऊपर नहीं होगी। और भारत जो कार्रवाई करेगा, हमने ऑलरेडी वो सारी बातें फैक्टर करी हैं। और यह मान के चलें, कभी भी पागल आदमी पे भरोसा मत करें आप। जो मुल्ला मुनीर है वो एक पागल सन की एक डिक्टेटर है जो सामने एक मखोटा खड़ा करके बैठा हुआ है। अगर ये पागल सन की कुर्सी हिल रही है, पागल सन की को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो कोई गलत एक्शन ले सकता है। क्या वो अपने देश को जंग में ढकेल सकते हैं? बिल्कुल, वो तो मरा, उसे पता वो मरेगा, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए वो बोला मैं तो मरूंगा, लेके मरूं, साथ में थोड़ी कंपनी होगी। लेकिन इसलिए हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। कोई भी पागल आदमी कोई पागल हरकत कर सकता है, उस पागल आदमी को पागल खाने में भेजने का प्रबंध हमको करके रखना चाहिए। रोहन गुप्ता, ऐसे में देश को अब क्या बताएंगे? देश में सच में ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि अगर, जैसे कि जलील दत्ता ने कहा, पाकिस्तान के पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, आसिम मुनीर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो आदमी पागल है, वो अपने देश को जंग की तरफ ले जाएगा, नुकसान तो सारा भारत का होगा ना? देखिए, इसीलिए जब ये एक स्टेप लिया गया, काफ़ी दिनों तक इसके पीछे तैयारी हुई। काफ़ी हमारे देश में भी जो उनके कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट समर्थन वाले लोग हर रोज़ सरकार को सवाल पूछते थे कब होगा। पर ये सरकार जिम्मेदार सरकार है, सेना के साथ बैठ के एक ये पूरा, आज ये पहला स्टेप है पद्मजा जी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इट। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हमने जो आज अटैक किया ना, वो उसका आखिरी अटैक है, जो रिटेलिएशन होगा उसका भी जवाब है। और आगे हमको क्या क्या करना है उसके सारे स्टेप सरकार के माइंड में और सेना के माइंड में क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि करें या ना, उनको सोचना है। आप ये बोलते हैं कि उनके लिए गंवाने का कुछ नहीं है, पर उनको भी अपनी जनता को जवाब तो देना है। पर लोगों के मन में डर होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारे शहर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वो भी मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी सेना पूरी तरह से तैयार है और इसलिए अमित शाह जी ने जो बैठक बुलाई बॉर्डर स्टेट्स की, उसमें काफी प्रिपरेशंस इस चीज के लिए। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ रिटेलिएशन, एनी काइंड ऑफ काउंटर एक्शन, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मुझे लगता है कि देश की आर्मी और देश की सरकार जिस तरीके से मनोबलित होकर आगे बढ़ रही है, कुछ भी होगा हम लोग सब तैयार हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनकी हिमाकत होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर अभी तो कॉमा हुआ है, फिर तो फुल स्टॉप बहुत जल्द हो जाएगा। तो वो फुल स्टॉप के लिए अगर उनकी आर्मी तैयार है तो भारत की सेना और भारत की जनता भी तैयार है। और दोनों देशों, दोनों सेनाओं और दोनों की हरकतों में क्या फर्क है आप देखिए। बार बार भारत यही कह रहा है कि हम किसी सैन्य ठिकाने, किसी भी जनता के बीच जाकर के हमला नहीं कर रहे हैं। कल से पाकिस्तान ने दो चीजें की है। एक तो झूठ फैलाया जबरदस्त, मतलब उनकी जो आधी जंग है वो डिसइंफॉर्मेशन की जंग है। किसी ने कहा कि भाई हमने श्रीनगर पर हमला कर दिया, किसी ने कहा हम दिल्ली तक पहुंच गए हैं, फिर कोई कह रहा था कि हमने 5 रफाल गिरा दिए हैं, यहां पे सारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश पे क्रैश हुए जा रहे हैं। और उसके बाद जब उनका सारा झूठ पकड़ा गया तो ये आर्टिलरी फायरिंग जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मैंने आपको वो पुंछ का वीडियो दिखाया, अब देखिए उसका असर क्या हुआ है। और इससे असली जो हकीकत है, जो असली चेहरा है पाकिस्तान का, वो बेनकाब हो जाता है। सुखबीर बादल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने देखिए क्या बताया कि एक ग्रंथी की मौत हो गई जिस तरीके से आर्टिलरी शेलिंग कर रहा था पाकिस्तान। और ये वही पाकिस्तान है जो बार बार कहता है कि वो सिखों का हिमायती है। देखिए, श्री गुरु सिंह सभा साहिब जो पुंछ में थी, जो वहां का गुरुद्वारा है, उसके ऊपर शेल्स दागी गई जहां पे वहां की ग्रंथी की मौत हो गई। कॉमोडोर बहल, ये वो पाकिस्तान है जो हमारे देश में सिखों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। और वहां एक गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा, सिविलियंस को नहीं छोड़ा, गुरुद्वारे को नहीं छोड़ा पुंछ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का एक ही एम है,
और जैसे वो कहते हुए, अब लश्कर तैयबा का एम देखिए क्या है, उनका एम बहुत क्लियर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट इन दिस रीजन। ये तो इनके एम है। और सबसे क्लोज जो लश्कर तैयबा के हफीज सईद के साथ है वो तो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान के जनरल्स हैं, ISI चीफ है। उनका इसलिए क्लोज है क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनको वहां भेजने का पूरा नेटवर्क क्रिएशन उनका है, कम्युनिकेशन में उनकी मदद करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी इतनी क्लोजली निट है उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ कि वो समझ भी नहीं सकती कि जो हमारे देश के टेंपल्स हैं, गुरुद्वारेज हैं, वो उनकी तरह हम मदरसों की तरह नहीं इस्तेमाल करते कि वहां पे ब्रेन वॉश किया जाए, उनको रिक्रूट किया जाए। ये मैं पाकिस्तान के मदरसों की बात कर रहा हूं। रिक्रूट किया जाए और फिर उनको ट्रेन किया जाए और भारत में भेज के भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़ी जड़ है वो पाकिस्तानी जनरल हैं, जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, करप्ट हैं ये लोग, ड्रग मनी का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि जो जनरल बाजवा थे उन्होंने $52 मिलियन यानी कि 14,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं पापा जॉन के अंदर। अरे जिसके पास ₹1 पहले नहीं था, आज उसके पास 22,000 करोड़ की वेल्थ कहां से आ गई? पापा जॉन यानी कि पिज्जा बेचते हैं वो। बिल्कुल, पिज्जा चेन का उन्होंने इन्वेस्ट किया। और पाकिस्तान के अंदर also तो order KFC के online. जितनी दुकानें हैं उनको जला रहे थे और खुद पापा जॉन में पैसा। 1.5 लाख करोड़ का उनका बिजनेस है, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है। आप मानेंगे नहीं, 50 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी के साथ, कई फाउंडेशन है जैसे शाहीन फाउंडेशन। वो सारे का सारा जो पैसा कमाती है उसमें से काफी ये जनरल साइफन कर लेते हैं। ये तो ये बड़े इज्जत वाले ट्रेड हैं। वो गधे वाला ट्रेड भी उनकी फौज कर रही है। उसका जो चेयरमैन है वन ऑफ द कोर कमांडर है, ठीक है ना। देखिए कौन सी ऐसी डेयरी है जो वो नहीं चला रहे, कौन सा ऐसा रियल एस्टेट है जो कोर कमांडर नहीं चला रहे जिसके वो चेयरमैन हो, कौन सा ऐसा ट्रेडिंग हाउस है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर जितनी जमीनें हैं, बंगले हैं, जायदाद है, जितने जनरल हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी पंजाब में है। और पाकिस्तानी पंजाब के अंदर घुस करके 4 ठिकानों पर, मतलब सॉरी टू से, ये तो ऐसा ही हो गया कि आपके लिटरली घर में घुस के ही मारा। आपके घर है वहां पे, सारे जनरलों के घर है वहां पे। वो विजिबल घर हैं, जो लंदन वाले घर हैं उनके एड्रेसेस आप मेरे से ले लो। ठीक है सर। ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर दूं, पुंछ राजौरी के इलाके में मैं वहाँ का कमांडर रह चुका हूँ। ये जो टारगेट किया है इन्होंने पुंछ के अंदर, इन्होंने वो एरिया टारगेट करा है जहाँ पे ज़्यादातर सिख रियाज है। हमारे बहुत सारे सिख हैं वहाँ पुंछ के अंदर। और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह थे जिन्होंने पुंछ को बचाया 1947 की जंग में। इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो पुंछ के अंदर सरदारों के रियासी इलाके हैं उनको टारगेट किया है। अभी मैं गुरप्रवंत सिंह पन्नू को पूछूं, तू पाकिस्तान का पिट्ठू बना हुआ है, पाकिस्तान से पूछ ये उसने कैसे टारगेट कर दिया वहाँ पे सिखों के गुरुद्वारे, सिखों के रेजिडेंशियल एरिया। और बहुत सारे वहाँ पे हमारे सिख भाई मारे गए हैं पुंछ में, हमारे भारत के निवासी। सर, गुरुद्वारे को उन्होंने साइट लॉक करके किया होगा ना टारगेट। और ऐसा है कि जो वो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे उनका सिम भी काम करता है, हमारा सिम भी काम करता है। उनके जो छुपे हुए यहाँ पे एजेंट हैं वो उनको बता रहे हैं अभी कौन सा टारगेट है यहाँ। उन्होंने जो ये शेलिंग करी है, उन्होंने उन टारगेट को नहीं शेल किया जहाँ पर कोई मान लीजिए मुस्लिम आबादी हो, उन्होंने जानबूझकर वो सिख आबादी को टारगेट किया। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नहीं, और पुंछ के अंदर तो आर्मी टारगेट भी हैं। अगर आपको सच में हिम्मत है, आप जाकर इंडियन आर्मी को टारगेट कीजिए ना, फिर आप इंतजार कीजिए कि वहां से क्या रिटेलिएशन आता है। आपने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, लेकिन रोहन गुप्ता, जो लोग इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको पहले ही कहा गया था कि बंकर्स अपने तैयार कर लें, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। खास तौर पर LOC के करीब जो गांव हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो गांव हैं, 2021 में शायद सीज फायर जब हुआ था उसके बाद से सबसे ज्यादा एक्टिविटी और वायलेंट एक्टिविटी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं सेना की तरफ से, उसको सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल उसका रिलीजियसली पालन करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है देश का। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का 1% भी नुकसान हो,
क्योंकि ये एक ऐसा गद्दार देश है, ऐसा डरपोक देश है कि वो आतंकवादियों को बचाने के लिए यहाँ पे सिविलियन कायराना हमले कर सकता है। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके कोई बात करने के लिए। बट पाकिस्तान है, जैसे हमारे साथी कर्नल लोग सबने कहा कि वो कभी सुधर नहीं सकते, उनसे अपेक्षा मत रखिए, वो इसी प्रकार से रहेंगे। इसलिए हमको इस बार एहतियात बरतनी है कि कहीं हमारा नुकसान न हो। जब तक हमारा एक्शन चालू है, आगे आने वाले दिनों में भी हमारा एक्शन और तगड़ा होगा, सामरिक तौर पे होगा। हम सबको सतर्क रहना है और इस प्रकार की जो कायराना हरकत है पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं सरकार द्वारा, सेना द्वारा, उसको रिलीजियसली पालन करना चाहिए। रोहन, हम क्या चीज बचाएं? गुरुद्वारे को कहां जमीन के नीचे लेकर जाऊं? मैं आपको वही कह देखिए, रहा हूं। जहां से ये फायर आ रहा है हमें वहां जाना पड़ेगा। वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टेप 1 है। Yes. आज मैं यही, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज स्टेप 1, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और अंत तो ऐसा होगा कि फुल स्टॉप हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। ठीक है, उसकी ये आर्मी हो या उसकी सरकार हो, उनको मालूम है कि उनका अंत निश्चित है, उनकी जनता ही उनको फिनिश कर देगी। और ऐसे जब फिदाई लोग होते हैं तब उनको लड़ने के टाइम पे हमको सतर्कता बरतनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। भारत की सरकार, भारत की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि ये सिर्फ एक कॉमा है, फुल स्टॉप आगे मिलेगा और तभी पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो स्टॉप हो सकता है।